Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the new topic of SST, that is industries. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और उनके इम्पोर्टेंस. सो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्री है क्या. जब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्री की, इसका मतलब हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी रॉ मटेरियल से जो हमारे किसी न किसी यूटिलाइजेशन में आ रहा है, जिसके लिए हमें फैक्ट्रीज की ज़रूरत पड़ रही है. यानी कि टू मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्पेशली इन द फैक्ट्री, ओके, टू कंज्यूम फॉर द कंज्यूमर्स. तो कहने का मतलब जब आपने एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया, डैट इज जहाँ पे भी बनाया बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. नाउ दिस टर्म मीन्स अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि हमने क्या किया कि हम जो है बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी रॉ मटेरियल को किसी यूटिलाइजेबल थिंग में, तो इसलिए हम इसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कहते हैं. और प्रोडक्टिव एक्टिविटी है तो इसमें स्किल भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी चाहिए. सो द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो लूजली यूज फॉर मैनी अदर एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, स्पेसिफिकली कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और सच एज आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, केटरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपकी बुक्स वगैरह पब्लिश हो रही हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गई. तो इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पे मशीन है और हमने रॉ मटेरियल लिया और उसको प्रोड्यूस कर दिया, उसको हमने अपने अकॉर्डिंग बना दिया, लेकिन उसके अलावा अलग अलग तरीके की भी इंडस्ट्री होती हैं. So in this process of manufacturing of finished goods may not take place at the first stage. For example, कॉटन को आप यूज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल की तरह, किस लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो. कॉटन से आप बनाओगे यार्न, धागे बनाओगे, ठीक है, रील बनाओगे, उसके बाद उससे जो है आप कपड़ा बनाओगे, फिर उसको आप डिफरेंट प्रोसेस में लेके आओगे. सो दिस इज़ नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और इसमें आप टाइम टू टाइम चेंजेस करो, क्योंकि आप कलरिंग कर रहे हो, जो कहते हैं ना डाइंग करना कपड़ों को, फिर कटिंग करना, टेलरिंग करना, उसको डिफरेंट डिज़ाइनिंग देना. सेम एज अगर आप आयरन ओर को देखते हो तो आयरन ओर से आप प्यूरीफाई करके क्या निकालोगे? आयरन. फिर उससे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी रन करेगी. एंड दिस प्यूरीफाइड आयरन इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी आयरन यूज़ हो रहा है. सो वी कैन से कि फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन इंडस्ट्री कैन बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अनदर इंडस्ट्री. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैंने इंडस्ट्री खोली है, ठीक है, और मैंने आयरन को यूज़ कर लिया, ठीक है, तो मेरे लिए आयरन क्या है? एक रॉ मटेरियल, और मैंने एक फिनिश्ड इंडस्ट्री खोल ली. लेकिन कई बार वही आयरन जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ और रॉ मटेरियल को भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो एक इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है और दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है. सो डिपेंड ऑन द यूज. सो ओवरऑल इंडस्ट्री क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड्स. नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे चलते हैं. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में हुई थी यूरोप में, और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे. पहला चेंज क्या था? अर्लियर थिंग्स वर मेड एट होम ऑन अ लार्ज स्केल. दिस सिस्टम जो कि घर पे होता था ना, बनाना, जो भी सामान वो बना रहे थे लार्ज स्केल पे, वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द फैक्ट्री सिस्टम. यानी अब एक ऐसी एरिया बनने लग गई जहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? मशीन्स इन्वेंटेड, जो इन्वेंशन हो गया ना मशीन्स का, वो स्टार्ट होना शुरू हो गया. तो जो लेबर इंटेंसिव थी अब वो मशीन इंटेंसिव में ट्रांसफॉर्म होने लग गया. देन एनर्जी फ्रॉम कोल, वाटर, मिनरल जो यूज़ हो रहे थे पहले, अब वो रिप्लेस्ड होने लग गए आपके नेचुरल, मैनुअल और एनिमल लेबर से लार्ज एक्सटेंट पे. कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले इंसान काम कर रहा था, जानवर काम कर रहा था, अब वहाँ पे एनर्जी रिसोर्स काम कर रहे थे जो कोल, वाटर और मिनरल से निकाले जा रहे थे. देन आपका डिवीजन ऑफ लेबर वो स्टार्ट हो गया. पहले क्या था, घर में सब लोग मिलके कुछ भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, जिसका जो स्पेशलाइजेशन था,
जो स्किल डेवलप हो रही थी उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनते जा रहे थे और उसके अकॉर्डिंग लेबर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे काम कर रहा था। जैसे किसी को कटिंग आती है, किसी को डाइंग आती है, किसी को टेलरिंग आती है, किसी को डिज़ाइनिंग आती है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर होना शुरू हो गया। अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री। क्या मेन स्टेजेस हो सकती हैं प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में? सबसे पहली स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इसे कहा जाता है। प्रोक्योरमेंट का मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। आयरन और यूज़ होगा ना, किस में यूज़ होगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होगा। वुड पल्प कहाँ यूज़ होगा? टू मेक द पेपर। तो अगर मैंने पेपर इंडस्ट्री बनानी है तो मुझे क्या चाहिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड पल्प। अगर मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनानी है तो मुझे क्या चाहिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ आयरन ओर। सेम एज आपको जूट इंडस्ट्री रन करनी है तो प्रोक्योरमेंट ऑफ जूट, यानी कि रॉ मटेरियल आपको होना ज़रूरी है। देन आपके पास सेकेंड स्टेप आता है प्रोसेसिंग। अब रॉ मटेरियल आ गया, अब रॉ मटेरियल को आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो रॉ मटेरियल को, उसको उस स्टेप्स में प्रोसेस करो। अंडर दिस स्टेज रॉ मटेरियल हैव टू अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। और जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस से अंडरगो होता है तब जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। आप देखो, आपको पेपर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है कि वुड को प्रोसेस किया जाता है वुड पल्प में, विच इज़ देन मिक्स विद केमिकल्स एंड देन फाइनली चेंज इनटू द पेपर। और पेपर रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड एक्टिविटी, यानी प्रोसेस आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। आपका एक आर्टिकल बन गया, प्रोड्यूस हो गया, अब क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करना। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फॉर द सेल पर्पज यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मार्केट एंड फाइनल कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल शर्ट है, शर्ट आपने बना ली, अब यू हैव टू सोल टू द कंज्यूमर थ्रू द नेटवर्क ऑफ द रिटेल शॉप्स और द डिफरेंट मार्केट। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका थर्ड स्टेप्स हो गया प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री। अब हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, क्योंकि आपको जब इंडस्ट्री को समझना है बेटा तो उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई करोगे तभी किसी इंडस्ट्री को समझ पाओगे, अदरवाइज सारी इंडस्ट्रीज एक जैसी हो जाएंगी। सो अगर हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो हम चेक करते हैं कि कितने वर्कर्स उसमें एम्प्लॉयड हैं, कितना इन्वेस्टमेंट उसमें लगा है। तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्री को सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है बेटा स्मॉल इंडस्ट्री होती है, और चीफली अगर आप देखोगे ये इंडस्ट्री जो है फैमिली और उसके फैमिली मेम्बर्स यही रन करते हैं। वेरी लिमिटेड नंबर आप कह सकते हो वर्कर्स का होता है, और जो नॉर्मल टूल्स मिलते हैं आसपास उसी से इनका काम चल जाता है। डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इज़ वेरी स्मॉल। आप ये कहोगे कॉटेज इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये घर और घर के लोग मेंबर्स जो हैं या थोड़े से नेबरिंग मेंबर मिलकर इसको चला लेते हैं। ये हेरिडेटरी चली हुई आ रही होती है, और ये लोकल मार्केट में अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे सेल कर देते हैं। सो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज अच्छे से रन करती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो गांव एरिया होती है ना, रूरल एरिया, वहाँ आपको मिलेंगी, जहाँ जो लोग हैं अपना जिस चीज़ में स्किल होते हैं उस चीज़ को वो बनाना शुरू कर देते हैं अपने फ्री टाइम पे। जैसे टोकरी बना ली, पिकल अचार बना लिए, रस्सियाँ बना ली, छोटे छोटे टूल्स बना लिए, या ज्वेलरी होती है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसको बना लिया, बीड्स मेकिंग वगैरह। तो इस टाइप का जो है कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो जाती है, और कई कई जगह तो हमने फर्नीचर में भी देखी है कॉटेज इंडस्ट्री। देन हम आते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, सेकंड जो आती है आपकी वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड द स्मॉल क्वांटिटी। हाँ, कॉटेज से ये थोड़ी बड़ी होती है और इसमें थोड़े ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, थोड़ा पावर भी यूज़ होता है, थोड़ा और मॉडर्न मशीनरी यूज़ हो जाती है। लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन इट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट।
कि कैसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये लेबर को इसमें रखते हैं, क्योंकि कॉटेज में तो घर के लोग ही शामिल हो गए, स्मॉल स्केल में हम लेबर्स को हायर करते हैं। अच्छा, दे ऑल्सो प्रोवाइड द वर्क टू मैनी अदर टाइप्स ऑफ वर्कर, एज ए ट्रेडर हो गए, एजेंट हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, वो भी इसमें यूटिलाइज होते हैं। इस टाइप की इंडस्ट्री में जो आपका कैपिटल यानी कि जो पैसा होता है वो स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट होता है। अब आप इंडिया की अगर बात करोगे, एन इंडस्ट्री विच लेस देन 1 करोड़, यानी कि इंडिया में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कह रहे हैं, जिसने 1 करोड़ से कम अगर अपना पैसा लगाया है इंडस्ट्री खोलने में, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री, लेदर गुड, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आपके एडिबल ऑयल्स, फूड प्रोडक्ट्स, ये आती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे चलें अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग, तो इंडिया के अकॉर्डिंग जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लग रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। लार्ज स्केल में बेटा बहुत ज़्यादा लेबर को यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, ग्रैंड कमर्शियल लेवल पे इस पे वर्क होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इससे किया जाता है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन होती है, बहुत स्किल्ड काम होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे लेवल पे जो है आउटपुट निकल कर आता है। लाइक आपकी एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, आयरन इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये सारी इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में गिनी जाती हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस तरीके का यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री जो क्लासीफाई होती है, सबसे पहले आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ले रही हैं, तब वो रन कर रही हैं। लाइक आपकी शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन उगेगा तो चीनी बनाओगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन उगेगी, लोगे, प्रोक्योर करोगे उसे, तब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी रन करेगी। जूट इंडस्ट्री आ गई आपकी, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, टोबैको इंडस्ट्रीज हो गई। सो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर रॉ मटेरियल। फिर आपका आता है सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मिनरल्स पे डिपेंड करती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, आयरन और होगा तभी चलेगा। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हो गई, बॉक्साइट मिलेगा तभी चलेगी। कॉपर इंडस्ट्रीज हो गई, कॉपर आप निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे तभी चलेगी। सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन और जिप्सम अगर आपको एक्सट्रैक्ट करोगे तब जाके आपकी ये इंडस्ट्रीज चलेंगी, यानी कि ये मिनरल्स पे बेस्ड है फॉर देयर रॉ मटेरियल। देन आपकी पास्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आती हैं जो अपना रॉ मटेरियल एनिमल्स से, लाइक शीप, गोट, कैटल, इनसे लेती हैं, उन्हें पास्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। लाइक इनके स्किन को यूज़ कर रही हैं, बोन्स को, इनके फ्लैश को, हॉर्न्स को, मिल्क को यूज़ कर रही हैं, तो हम इसे कहते हैं पास्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन आपकी आती है फोर्थ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल जो है फॉरेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं। लाइक आपकी पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्रीज। देन आपका लास्ट आता है रॉ मटेरियल के बेस्ड पे, दैट इज़ द मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल जो है मेरीन बॉडीज़, यानी जो आपकी फ़िश हैं, सी फूड्स हैं ना, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, यहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि इंडस्ट्री किसकी है, कौन है मालिक, ओनर कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट है क्योंकि तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की होगी या उसके फ्रेंड्स 2-4 लोग मिलकर खोल रहे हैं, तो दैट इज़ द प्राइवेट इंडस्ट्री, जिसमें आपका आता है टिस्को हो गया, आपका टेल्को हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारी आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हैं। देन आपकी सेकंड आती है ओनरशिप के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एजेंसीज जो हैं उन्होंने ऑपरेट कर रखा है, ऑन कर रखा है, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे आपका बोकारो का स्टील प्लांट है इंडिया में ना, देन आपका जो है भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सारे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। देन आपका आता है कोऑपरेटिव सेक्टर ओनरशिप के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्री जो है ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड मैनेज बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव फॉर्म्ड देमसेल्फ इनटू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो
लाइक केन ग्रोवर हो गए, मिल्कमैन हो गए, वीवर्स हो गए, ये सारे मिलकर जो है इसको जो है चलाते हैं। आपकी अमूल डेयरी जो है, अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ये कोऑपरेटिव सेक्टर हैं जहाँ प्रोड्यूसर और सप्लायर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। देन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आती है जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट मिलकर चला रही है, तो इसे हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें आपका आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, देन आपका आता है मारुति उद्योग लिमिटेड, तो और कुछ बैंक्स भी जो हैं वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसके बाद आपका आता है मल्टीनेशनल सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज ये जो हैं ये बेटा कोलैबोरेट करते हैं विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स। लाइक आपका पेप्सी, कोका कोला, ये जो है ना बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ इन्होंने जो है टाई अप कर रखा है, कोलैबोरेट कर रखा है। सो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ओन्ड एंड मैनेज बाय द मेंबर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंट्रीज, है ना। जब एक कंट्री से बाहर आप निकल गए, 2 कंट्री और उससे ज़्यादा कंट्रीज़ की जब मैनेजमेंट आ जाती है तो हम उसे MNCs या मल्टीनेशनल सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। किस तरीके का प्रोडक्ट बना रही है इंडस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं जी प्राइमरी इंडस्ट्री है जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं हुज फिनिश प्रोडक्ट आर यूज फॉर अ रॉ मटेरियल, यानी कि वो मार्केट में नहीं जा रहा, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा, बल्कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो दूसरी इंडस्ट्री यूज़ करेगी। फॉर एग्जाम्पल एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन एंड स्टील बन गया आयरन और से। अब आयरन और स्टील को हम डायरेक्ट तो यूज़ नहीं करेंगे, वो अब दूसरी इंडस्ट्री में जाएगी, उससे वो डोर बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, आयरन के पिलर्स बना रहे हैं, तो वो उनके पास जाएगी। तो कहने का मतलब ये दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जो टूल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके टूल्स का हम क्या करेंगे, वो टूल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे, वो वहाँ से उसको यूज़ करके ऑटोमोबाइल्स बनाएंगे, फिर वो मार्केट में पहुँचेगा। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल बना रही हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। फिर आपके आती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री जो है ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो मार्केट में जा रहा है फॉर कंज्यूमर फॉर फाइनल यूज़, लाइक बाइसिकल हो गया, शुगर हो गया, सोप हो गया, ये मार्केट में आ गया, अब हम कंज्यूमर इसे यूज़ कर रहे हैं। देन सर्विस इंडस्ट्रीज जो प्रोवाइड कर रही हैं सिर्फ सर्विस, वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रही किसी गुड्स को, बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को। नाउ इंडस्ट्रीज फैक्टर्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे जो है इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करती है। आपको इंडस्ट्री खोलनी है तो आप किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि उस एरिया में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। जिस इंडस्ट्रीज को आप खोल रहे हो उसमें जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, अगर वो आपको ईजिली मिल रहा है, सो डैट इज़ द आइडियल फैक्टर फॉर द लोकेशन। अगर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलनी है तो आप ऐसा देखोगे कि कहाँ पे कॉटन ग्रोन एरिया है ताकि मुझे कॉटन ईजिली मिल सके। तो पहला फैक्टर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। दूसरा, वहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको पावर ब्रेक हो रहा है बार बार, आपकी मशीनरी रन नहीं करेगी, आउटपुट अच्छा नहीं लगेगा, है ना, बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन थर्ड, आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, जहाँ पे आपको चीप, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर अच्छे से मिल जाएं। ऐसी एरिया में आप सोचते हो कि भैया हमें लेबर, आपने सब कुछ लगा दिया और काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे, अगर वो अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है तो इंडस्ट्री अच्छे से लोकेट हो जाती है। देन थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपने सामान तो बना लिया लेकिन मार्केट तक पहुंचेगा कैसे, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फैसिलिटीज़, तो भी बेकार हो जाएगा। सो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो। देन आपका फाइनेंस और कैपिटल। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या है बेटा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ या फाइनेंस फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट के सोर्स से या अदर सोर्स से, तो वो भी आइडियल लोकेशन है। देन हम ये चेक करते हैं क्या हमारे आसपास
मार्केट अवेलेबल है जिससे हम अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। अगर मार्केट आपको नहीं अवेलेबल हो रही स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो भी प्रोडक्ट आपका ख़राब हो सकता है, प्रॉपर टाइमली नहीं पहुंच सकता। तो मार्केट अवेलेबिलिटी हमें वाइड रेंज पे चेक करनी पड़ती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई। अगर वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है तो ये इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएंगी। तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है। देन हम चेक करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। भाई जिस एरिया में आप इंडस्ट्री खोल रहे हो वहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट है या नहीं है, हर दूसरे दिन आतंकवादी हमला या कोई और हमला तो नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवरेबल में है, हाई टैक्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स तो नहीं है, ये सारा चेक करना पड़ता है। देन मिसलेनियस फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे फैक्टर टू सेटअप एन इंडस्ट्री जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं, लाइक क्लाइमेट सही है, रिलीफ फीचर सही है ना। तो इस तरीके का भी हम चेक करते हैं। मान लो आपने कॉटन इंडस्ट्री लगा ली, ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बेकारी हो जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं टू लोकेट एनी इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड फीचर्स, क्योंकि हमें पता चल गया लोकेशन, तो हम इंडस्ट्रियल रीजन पे चलते हैं। इट्स अ जोग्राफिकल एरिया वेयर द डिफरेंट फेवरेबल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट। नहीं, वर्ड में आप देखोगे अरे ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी फेवरेबल कंडीशन मिली है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस एरिया में डेवलप्ड हुई हैं। अब आप देखो क्या होता है, कुछ फीचर्स होते हैं। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर बेस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज, वाइल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो आपको डेवलपिंग कंट्री में मिलेंगी। भाई क्योंकि पैसा डेवलप कंट्री लगा पा रही हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी मिलेंगी। एग्रीकल्चर आपको यहाँ मिल रहा है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेंगी। फिर जितनी भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं ना वो आपको मिलेंगी नियर बाय द कोल फील्ड एरिया, जैसे इंडस्ट्रियल रीजन आपका रूर देख लो जर्मनी में, ये आपका इंडस्ट्रियल रीजन है, वहाँ से आपको आसानी से कोयला मिल रहा है। अपलेशियन है, वहाँ से मिल रहा है। दामोदर इंडस्ट्री एरिया इंडिया में, वहाँ से मिल रहा है। यानी कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल को भी देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। देन हम ये देखते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो फाउंडेड नियर द सी पोर्ट, जहाँ से आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन चीप जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन वो मिल सके। इंडिया में आप देखो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर या इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सो इंडस्ट्रियल रीजन जो है आपकी जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बेस्ट सप्लाई होगी वहाँ पर डेवलप होंगे। इंडिया में आप देखो गुरुग्राम है, मानेसर है, नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ऐसी एरिया डेवलप हो चुकी हैं। So that's end for the chapter. Now let's do the quick revision. The term industry means to make the product from the raw material. फिर हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्कस किया था जिसकी वजह से न्यू चेंजेस आने शुरू हो गए थे, न्यू इन्वेंशन आ गई थी। फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो थी प्रोडक्शन की, प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने डिस्कस किया था। इंडस्ट्रीज़ को हमने बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई किया था, लाइक साइज, ओनरशिप, रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। देन ये सारा डिस्कस करने के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज़ को हम एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, पास्टोरल बेस्ड अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल क्लासीफाई करते हैं। देन साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप किया था। देन ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, जॉइंट, मल्टीनेशनल सेक्टर में डिसाइड किया था। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो यूज़ हुआ था हमने ये डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज कैन बी बेसिक, कंज्यूमर एंड सर्विस इंडस्ट्री। After that, important factors for setting up of industries are availability of raw material, आपका लेबर, पावर सप्लाई, कैपिटल, मार्केट, बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें चेक करनी पड़ती है। और इंडस्ट्रियल रीजन जो वर्ड में है वो ये सारे कॉमन फीचर्स को देख के डेवलप हुए हैं। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.